नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन दिन जो है आज का उसको मना रहे हैं। आज हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा दोस्तों आज एक और महत्वपूर्ण दिन है और वो है बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन है। दोस्तों इस दिन माँ सरस्वती की कृपा सब पे बरसे और सभी लोग ज्ञान को अर्जित करके खूब आगे बढ़ें और अपने भविष्य को बेहतरीन बनाएं। दोस्तों इसी कामना के साथ मैं आज आपका नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं जो स्टैटिक जी के लेके आया हूं, ये जो आज के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज जो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं। यानी जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो हर एग्जाम में माने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। और जैसे चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, कुछ भी हो, वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ध्यान से इसको देखें। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार आक्रमण कर किसने किया था? माने इनमें से कौन जो थे वो भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2002 में आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2015 में भी आया हुआ है। इसी तरह से मैंने वो सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं इस वीडियो में जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया इनमें से? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में इनमें से पहली बार जिसने आक्रमण किया दोस्तों वो थे अरब जो थे उन्होंने, अरब में कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों 712 ईस्वी सन में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों भारत पे आक्रमण करने वाला जो सफल आक्रमण करता था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो एक अरब शासक था, अरबी था, और उसने भारत पे 712 ईस्वी सन में आक्रमण किया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार किसकी सभा की शोभा बढ़ाते थे? दोस्तों उन्होंने ये नहीं कहा कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार जो थे वो सभी जानते हैं कौन है, गीत गोविंद के जयदेव। और जयदेव जो थे वो किसके शासनकाल में थे? दोस्तों वो थे लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। लक्ष्मण सेन का शासनकाल कहाँ था दोस्तों? ये था इनका बंगाल में लक्ष्मण सेन का शासन काल था और वहाँ के इनके दरबार में रहते थे जयदेव, जिन्होंने रचना की थी दोस्तों गीत गोविंद की। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी या किसे बनाया गया? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट बनाएंगी। दोस्तों एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों इन्हें मैं आपको बता दूं कि 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1917 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय क्रांति की जो जननी है वो दोस्तों हैं मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जननी जो है वो मैडम भीकाजी कामा है। दोस्तों भीकाजी कामा जो थी वो भारतीय मूल की गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ था। भारतीय मूल की एक पारसी महिला थी
और इन्होंने विभिन्न देशों में जाकर, जैसे लंदन, जर्मनी और अन्य देशों में जाकर भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में भाषण दिया और एक माहौल तैयार किया। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जर्मनी में एक सोशलिस्ट पार्टी का एक आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इन्होंने वहाँ की जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें जाके तिरंगा झंडा फहराया था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को कब स्थापित किया गया दोस्तों? वो है 1976 में। 1976 में दोस्तों भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। और जो मूल कर्तव्य जो थे दोस्तों वो थे प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, 11वां मूल कर्तव्य ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उन बालकों को माता पिता को ये एक निर्देश दिए गए कि वो अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1976 में इसको लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अगर हम ऑप्शन देखें, संसद के दोनों सदन, तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है, ऑप्शन देखते हैं तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव जो होता है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सभी सदस्य में कौन? एक तो जो निर्वाचित होते हैं वो और दूसरा मनोनीत होते हैं वो। तो सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को निम्न में से कौन भंग कर सकता है? देखिए मैं बार बार अभी आपसे शुरुआत में भी कह रहा था, जब मैंने वीडियो शुरू किया बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं दोस्तों। जैसे एसएससी 2003 और 4 में ये लगातार आया है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। दोस्तों राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन है और स्थायी सदन है, परमानेंट है। तो जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसको चूंकि इसका नाम है उच्च सदन और स्थायी है। स्थायी का मतलब परमानेंट, परमानेंट का मतलब है इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और हर 2 वर्ष बाद, यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके सदस्य जो हैं पुनर्निर्वाचित होते हैं, यानी कि रिटायर्ड होकर निर्वाचन दोबारा होता है उनका। तो आंसर जो है इसका दोस्तों होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
मंत्रिपरिषद को लेके, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। लोकसभा जो होता है, मैं आपको बता दूं कि जो मंत्रिपरिषद है इसका मीनिंग क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बिल प्रस्तुत किया गया और वो बिल जो है वो लोकसभा में सभी सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो ये जिस मंत्री ने या जिस सदस्य ने इसको प्रस्तुत किया है उस बिल को, ना सिर्फ उसको इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और साथ में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद में ही आता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक बार फिर मैं समझाता हूँ कि जो मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई बिल पेश किया और वो बिल जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अस्वीकार हो गया, तो वो जो मंत्री होगा और ना सिर्फ उसको बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और साथ में प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों फिर आपका आंसर होता राष्ट्रपति। क्या होता दोस्तों आंसर? राष्ट्रपति। लेकिन फिलहाल में उन्होंने क्या पूछा है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होती है वो है दोस्तों लोकसभा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उपराज्यपाल की नियुक्ति, देखिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो वास्तव में जितने भी संवैधानिक पद हैं लगभग उनमें से सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। तो जो उपराज्यपाल होता है या राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? दोस्तों पंचायती राज जो है, देखिए 3 तरह की सूचियों का प्रावधान है हमारे संविधान में। पहली सूची जो है वो संघ सूची है। संघ सूची में माने वो सब्जेक्ट रखे गए हैं, वो विषय रखे गए हैं जिनमें केंद्र का ही हक है उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना या उस पर कोई भी निर्णय लेना, केंद्र सरकार का उसमें केवल अधिकार है। दूसरा है दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार का ही अधिकार है उस विषय पर निर्णय लेने का। और तीसरी सूची है दोस्तों समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अंततः जो निर्णय मान्य होता है वो सिर्फ केंद्र सरकार का होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती राज है दोस्तों, पंचायती राज जो दोस्तों हैं वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में अभी वर्तमान में कुल 61 विषय हैं दोस्तों। 61 विषय जो हैं, 61 विषय हैं। पंचायती राज को 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले से एक गांव है वहां पे बगधरी से स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया था। जैसे हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं भगधरी, तो ऐसे ये आप याद रख सकते हैं बगधरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रास्फीति होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मुद्रास्फीति क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मुद्रास्फीति होती है दोस्तों उसमें होता क्या है। मुद्रास्फीति में होता है कि मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है, मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है और जो वस्तुओं के दाम जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों मुद्रा का मूल्य गिर जाना,
मुद्रा का मूल्य गिर जाना। दोस्तों ये मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा का मूल्य गिर जाना। दोस्तों मूल्य कब गिरता है किसी चीज का? जब उस चीज की एक्सेस होती है, यानी अधिकता होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ रोज रोज जाएं, यानी आपके जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यानी आप ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, किसी के यहाँ बार बार जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तो क्या होगा? आप जब रोज जा रहे हैं तो एक्सेस बढ़ गई आपकी, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू घट गई है, आपकी वैल्यू घट गई। आप बार बार किसी के यहाँ जाएंगे, एक्सेस बढ़ गया है, यानी आपके जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तब जब ज़्यादा उपलब्ध हैं, आप ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं लोगों के लिए, तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। तो वैल्यू कब गिरेगी? जब ज़्यादा आप जाएंगे किसी के यहाँ, ज़्यादा आप जाएंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप गिर जाएगी। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पूर्ति होना मुद्रास्फीति के होने का मुख्य कारण है। मुद्रा का मूल्य गिर जाना। मुद्रा का मूल्य कब गिरता है? वैल्यू कब गिरती है? जब मुद्रा ज़्यादा हो, यानी मुद्रा मार्केट में ज़्यादा आ जाए। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, इसका आंसर होगा दोस्तों मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, क्योंकि मुद्रा की जो पूर्ति हो रही है वो ज़्यादा हो गई है, एक्सेस हो गई है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम क्रांति किस कारण से होती है? वह जिस कारण से होती है वह किससे संबंधित है? चलिए, स्वर्णिम क्रांति जो है दोस्तों, जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो है दोस्तों उद्यान कृषि से, यानी हॉर्टिकल्चर से। उद्यान कृषि जो होती है दोस्तों, उससे स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछा जाए कि स्वर्णिम फाइबर क्रांति, स्वर्णिम फाइबर क्रांति, तो आप बोलेंगे जूट या फिर कपास, दोनों ही सही होंगे। जूट या फिर स्वर्णिम फाइबर क्रांति अगर आ जाए दोस्तों तो जूट या कपास से संबंधित है। लेकिन अगर सिर्फ ये आए कि स्वर्णिम क्रांति, तो वो उद्यान कृषि यानी कि फल उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का वह यमज, माने दोस्त मित्र, यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में देखने पर पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? दोस्तों जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, अगर कोई किसी जैसा दिखाई देता है तो हम उसको या तो उसका भाई कहते हैं या बहन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की बहन जो है वो कौन है? वो है दोस्तों शुक्र। इसको हम शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहते हैं या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। साथ साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है वो भी शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी जो है अंततः अरब सागर में गिरती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी। इसके अलावा जो अरब सागर में गिरती है वो ताप्ती भी है, ताप्ती। और एक बड़ी नदी का नाम है सिंधु। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों। इधर हमको दिया गया है बांदीपुर, ये इस तरह से हमको जो नेशनल पार्क दिए गए हैं, अभ्यारण्य दिए गए हैं, और इधर दिए गए हैं उनकी जो स्थिति है किस राज्य में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बांदीपुर है दोस्तों वो कर्नाटक में है, यानी 4 नंबर है। इसके बाद दुधवा जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है, यानी 3 नंबर है। सिमलीपाल जो है दोस्तों वो ओडिशा में है, यानी 1 नंबर है। और सरिस्का जो है दोस्तों वो राजस्थान में है, यानी 2 नंबर है। यानी 43-21 जो है वो किस में है? देखें जरा, 43-21 जो है वो हमारा आंसर बी होना चाहिए सही। 43-21 दोस्तों आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वर्तमान में वो है नागार्जुन।
दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम इसका पूरा नाम है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में। अगर वो ये पूछता कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो ये है दोस्तों बोर टाइगर रिजर्व है दोस्तों। बोर जो है वो कहाँ है? वो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और वो है महाराष्ट्र में, जबकि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए दोस्तों आपसे कि टाइगर स्टेट कौन है, तो दोस्तों टाइगर स्टेट जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे यही क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूं वो आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2005 में आया है, एसएससी 2013 में आया हुआ है दोस्तों। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो सबसे अधिक श्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों मिट्टियों में भी, मिट्टियों की मैं बात करूं, मिट्टियों का जो राजा है वो एक ही मिट्टी है और वो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नगदी फसल किसे कहती है? नगदी फसल क्या होती है पहले ये समझें आप दोस्तों। नगदी फसल का मतलब है वो फसल जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आती है। फिर से समझिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में जिनका प्रयोग होता है वो सब नगदी फसलें कहलाती हैं। तो इनमें देखेंगे कि कच्चे माल जो उद्योग होते हैं, उद्योग, नगदी का मतलब है उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में जिनका उपयोग होता है दोस्तों। तो देखें, धान, बाजरा, मक्का, इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता उद्योगों में। तंबाकू जो है दोस्तों, तंबाकू ऐसी है कि इसका कच्चे माल के रूप में उद्योगों में होता है, फिर इसके बाद बीड़ी बनती है, सिगरेट बनती है, फिर और भी गुटखा, छेनी, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनमें इसका उपयोग होता है दोस्तों। नगदी फसलों का जो कैश क्रॉप होती हैं उनमें जैसे गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है ना, ये जो फसलें हैं वो सब फल भी हैं, इनके अंतर्गत आती हैं, नगदी फसलों के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भिलाई संयंत्र किसकी सहायता से प्रतिष्ठित किया गया? दोस्तों भिलाई संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से, यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस की सहायता से, कब? 1955 में। दोस्तों भिलाई बनाता क्या है? भिलाई संयंत्र जो है रेलवे की जो स्लीपर्स होते हैं ना, जो पटरियों के बीच में जो स्लीपर्स होते हैं वो बनाते हो। भिलाई एकमात्र संयंत्र है जो स्लीपर्स बनाता है और रेलवे के लिए, मात्र रेलवे के लिए काम करता है। और मैं आपको बता दूं ये ना सिर्फ इंडिया में सप्लाई देता है बल्कि विदेशों में भी इसकी सप्लाई होती है। इतना बढ़िया तरीके से ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं? तो दोस्तों वो है NH1, नेशनल हाईवेज 1। दोस्तों नेशनल हाईवेज 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये है दोस्तों लेह से मनाली तक, लेह से मनाली तक है दोस्तों, और ये कुल 534 किलोमीटर लंबा है। NH1, मैं NH1 की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो लेह मनाली जो है वो NH1 के अंतर्गत आता है, और जो शेरशाह सूरी का जो मार्ग था, शेरशाह सूरी मार्ग, वो दोस्तों
शेरशाह सूरी ने जो मार्ग बनवाया था वो ग्रांड ट्रंक रोड है, और ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा NH1 है दोस्तों। और जबकि ग्रांड ट्रंक रोड जो है, GT रोड जिसको बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड जो है दोस्तों, वो है हावड़ा यानी कलकत्ता से, हावड़ा से काबुल अफगानिस्तान तक है दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान तक है दोस्तों। जो ग्रांड ट्रंक रोड था अब तो खैर लगभग ख़त्म हो चला है, कई जगह पे 5 देशों में फैला हुआ था दोस्तों उस समय शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत फेमस हैं रहे हैं ये, और आपने शायद टीवी पे कभी देखा हो इनको। ये है बांसुरी से संबंधित, ये जो फ्लूट है बांसुरी बजाते थे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो SSC में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसको शैल कृत्य स्थापत्य का अचरज माना जाता है दोस्तों? शैल कृत्य स्थापत्य का अचरज माने आश्चर्य माना जाता है दोस्तों, और वो है एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिरों को एक आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैलाश मंदिर बनाया गया है, इसको पहाड़ों से काटकर बनाया गया, जिसमें कोई जोड़ नहीं है। पहाड़ों से काटकर बनाया गया है, उकेरा गया है दोस्तों। कमाल की बात है। किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या हुआ दोस्तों? मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रकूट प्रथम ने बनवाया। राष्ट्रकूट प्रथम, कृष्ण राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण कराया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो है दोस्तों देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तरांचल की राजधानी है दोस्तों। क्या करता है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों? ये मानचित्र बनाता है, ये मानचित्र तैयार करता है दोस्तों। ठीक है, ये उत्तरांचल PCS में 2014 में आया हुआ है। क्यूरी किसकी इकाई है दोस्तों? क्यूरी जो है मैडम क्यूरी जो थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है दोस्तों। और जो क्यूरी है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार, मैडम क्यूरी को अपने हस्बैंड के साथ में, उनके पति के साथ में एक नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, एक रेडियम की खोज के लिए, एक रेडियो धर्मिता के लिए। तो जब पूछे कि तापक्रम का मात्रक कौन है दोस्तों, तो वो है केल्विन दोस्तों। ऊष्मा का मात्रक कौन है, तो वो है जूल। और ऊर्जा का मात्रा एज इट इज सेम है, जूल। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन का निर्माण किसने किया था दोस्तों? मोबाइल फोन का निर्माण देखिए, आप खूब चलाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि हम जिस चीज़ को हम चला रहे हैं इसका निर्माण करता कौन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल फ़ोन है इसका निर्माण जो है वो दोस्तों मार्टिन कूपर ने किया था दोस्तों। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया था दोस्तों, और जो कि एक रेवोल्यूशन साबित हुआ, एक क्रांति साबित हो गई, और अब तो इसका बहुत व्यापक स्तर पे उपयोग हो रहा है दोस्तों। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो स्वीडन की सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाता है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट किया गया था दोस्तों, वो 1969 में किया गया था। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, जबकि नोबेल की शुरुआत, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई दोस्तों? 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई 5 कैटेगरी के लिए दोस्तों। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री,
फिर मेडिकल यानी चिकित्सा, और साहित्य और शांति। ये 5 लोगों के 5 कैटेगरी में इसको स्टार्ट किया गया था नोबेल पुरस्कार। और किसकी स्मृति में? जो अल्फ्रेड नोबेल थे, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में, मेमोरी में इसको शुरू किया गया था दोस्तों 1901 में। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी, उन्होंने एक वसीयत बनवाई। उन्होंने कहा कि मैं इसको विज्ञान के लिए जो अच्छे कार्य करेंगे उसके लिए मेरी ये संपत्ति का हिस्सा जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद रॉयल्स, जो वहाँ की जो स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, उसने 1969 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए शुरू किए। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है या बनता है? तो दोस्तों मानव त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी वर्णक पाया जाता है, वो है मेलानिन। मेलानिन जो है दोस्तों एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट है दोस्तों। और ये सभी मानवों में और साथ में अन्य जीवधारियों में पाया जाता है, सिवाय मकड़ी के। मकड़ी में कोई प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है। जानवरों में हम इनको दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन मनुष्यों में मेलानिन के नाम से जानते हैं दोस्तों। मेलानिन जो है ये हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। यदि ये मेलानिन हमारे बॉडी में ज़्यादा बनता है तो त्वचा थोड़ी सी डार्क होती है, और अगर थोड़ा कम बनता है तो त्वचा थोड़ी सी फेयर होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेलानिन है, पिगमेंट जो है, ये हमारी बॉडी की पराबैंगनी किरणों से भी रक्षा करता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है दोस्तों? ये पूछा गया है। यहाँ पे खेल के नाम दिए गए, कप के नाम दिए गए हैं, वो पूछा गया है दोस्तों। तो आगा कप आप जानते ही हैं दोस्तों, काय से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। डूरंड कप, यस, फुटबॉल से संबंधित है। अब कोई एक ही सुमेलित होगा 4 में से, तो यही आंसर होना चाहिए हमारा दोस्तों। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप जो है वो दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। और राइडर कप जो है दोस्तों वो गोल्फ से संबंधित है, बड़े आदमियों का गेम राइडर कप। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह कौन सी दोस्तों? वायुयान में बहुत सारी धातु लगेगी, बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए ऐसी धातु का चयन किया गया है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ती हो, और सबसे बड़ी बात लाइट वेटेड हो, यानी हल्की हो। तो वो धातु है दोस्तों इनमें से एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है उसके रॉकेट और हवाई जहाज बनाए जाते हैं। इनको सुमेलित करना है दोस्तों कि कौन किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिवस दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी डेट दी गई है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों सीधा है 1 नंबर, यानी कि इसको हम 1 नंबर देंगे। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं कि ये जो सलीम अली थे, डॉक्टर सलीम अली, इनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है इस दिन। उनकी याद में इसको मनाया गया। कौन थे सलीम अली? ये एक पर्यावरणविद थे और इनका उपनाम था पक्षी मानव। पक्षी मानव बहुत पूछा जाता है दोस्तों। पक्षी मानव के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। 12 नवंबर उनका जन्म दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों, इससे बेहतर है इसका नाम होना चाहिए राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। एकीकरण दिवस होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और वो 31 अक्टूबर। तो यहाँ पर होना चाहिए राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। वो है 19 नवंबर। किसका जन्मदिन है इस दिन? तो इस हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका जन्म दिवस है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कौन नहीं जानता?
बिल्कुल सही सुमेलित है, ये तो है ही सही सुमेलित। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी सही सुमेलित है। 29 अगस्त दद्दा जो थे हमारे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, उनके का जन्म दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस, इनकी तो बात ही अलग है। ये 4 नंबर, ये 3 नंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उनकी याद में हम मनाते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे सुमेलित है 1 2 3 4, तो आंसर हो जाना चाहिए हमारा ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि गोल्डन गर्ल जो है वो पीटी उषा की आत्मकथा है। पीटी उषा कौन थी दोस्तों? ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं, यानी आईओसी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। बहुत बड़ा पद है, पहली बार इनको किसी महिला को भारत में भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि गोल्डन गर्ल जो इनकी पुस्तक लिखी गई है वो लिखी है लोकेश वर्मा ने। लोकेश वर्मा ने ये पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये इनकी आत्मकथा है। पीटी उषा को जो 2 नामों से जानते हैं, एक पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं और दूसरा उड़न परी के नाम से जानते हैं। जैसे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, ऐसे इनको उड़न परी कहते हैं। संतरों की नगरी कौन सी है इसमें दोस्तों? नो डाउट नागपुर जो है वो संतरों की नगरी है, इसको संतरों की नगरी कहा जाता है। मलियाबाद क्यों फेमस है दोस्तों? मलियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, आम के लिए फेमस है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, पीतल बर्तन के लिए फेमस है। और प्रयागराज नो डाउट शिक्षा का हब है ही, और साथ में अमरूद के लिए भी फेमस है, अमरूद के लिए फेमस है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है दोस्तों वो है गोदावरी। गोदावरी के अलावा दोस्तों गंगा, यमुना, यानी गंगा की सभी सहायक नदियां, गंगा, यमुना और इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैं आपको ये पद्मा है ना, वो जो हुगली है, वो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती। दोस्तों प्रायद्वीपी भारत की सबसे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तब भी आपका आंसर गोदावरी होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस विदेशी को भारत रत्न दिया गया था? दोस्तों सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, और ये मिला था दोस्तों 1986 में। दोस्तों 1986 में पहले विदेशी थे, कहाँ के थे दोस्तों? पाकिस्तान के थे। जन्म इनका हुआ था पाकिस्तान के पख्तून में, पख्तून खैबर पास जो है उसके पास है पख्तून, उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। 1990 में दूसरे विदेशी थे, आज तक केवल 2 ही विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। 1990 में दूसरे विदेशी थे, वो थे दोस्तों नेल्सन मंडेला। कौन थे ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो की गई दोस्तों 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई। मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से की गई दोस्तों। कहाँ से की गई? अमेरिका से की गई।
कहाँ से की गई दोस्तों? अमेरिका से की गई। दोस्तों आपको अपने कमेंट में मुझे ये बताना है कि इंटरनेट के जनक कौन है। दोस्तों आपको अपने कमेंट में ये बताना है कि इंटरनेट के जनक कौन है। इसी वीडियो की किसी एक क्वेश्चन के ऑप्शन में उनका नाम शामिल है। दोस्तों आपको ये बताना है कि इंटरनेट के जनक कौन थे। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित करना है दोस्तों। यहाँ पर वेद दिए हैं और उनके विषय दिए हैं। देखो दोस्तों ये MPPSC 1999 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले अथर्ववेद यानी आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब है औषधि यानी 3 नंबर। ऋग्वेद में हम ईश्वर की महिमा गाते हैं, गायत्री मंत्र आदि आदि, तो ये हो गया 1 नंबर। इसके बाद है दोस्तों यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद है दोस्तों ये बलिदान, जादू टोना इससे संबंधित है, तो ये है नंबर 2। और सामवेद जो है दोस्तों सा से साम, सा से संगीत, ये 4 नंबर, यानी कि 31 24 ये नंबर होना चाहिए। 31 तो ये क्वेश्चन में मैंने तो जो मिलाए हैं वो बिल्कुल सही है। 31 24 इसका मतलब ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, माने कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है इसमें लिखने में। 31 24 के हिसाब से यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई, ये मिलाने में 31 और यहाँ पर 1 1 आ गया है, इसका मतलब यहाँ 2 होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ये गड़बड़ी हुई है। 3 1 2 4 यानी ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही होगा। फिर से समझ लें दोस्तों, अथर्ववेद जो है दोस्तों वो है औषधि, अथर्ववेद यानी आयुर्वेद औषधि है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, गायत्री मंत्र। यजुर्वेद जादू टोना, बलिदान आदि 2 नंबर। सामवेद संगीत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिए गए हैं दोस्तों कुछ शासकों के नाम, राजाओं के नाम, और यहाँ पर उनके उपनाम दिए गए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चंद्रगुप्त थे उनको क्या कहा जाता था दोस्तों। चंद्रगुप्त थे उनको सैंडो कोट्स कहते थे, यानी 2 नंबर। बिंदुसार जो थे उनका कोई भी शत्रु नहीं था, यानी कि अमित्रघात थे वो, यानी इसका मतलब 3 नंबर। अशोक थे उनको पियनाम दसी कहा जाता था, तो ये 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों। चाणक्य को सभी जानते हैं, विष्णुगुप्त कहा जाता है, यानी इसका मतलब है 23 14। तो 23 14 देख लेते हैं दोस्तों। 23 14 जो है वो है हमारे ऑप्शन 23 14 ऑप्शन सी में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी जीतों पर, माने किसकी विजय पर खुश होकर उनको भारत का नेपोलियन कहकर बुलाया गया दोस्तों। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है दोस्तों, बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। SSC 2002, RRB ASM गोट्सगा में 2003 में, UP PCS में 1990 में, बिहार PCS 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो नेपोलियन था वो विश्व विजय का सपना देख रहा था और विश्व विजय करना चाहता था, और ये जो समुद्रगुप्त थे इनका भी लगभग पूरे भारत में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए इनको ये B.A. स्मिथ ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के उस राजा का नाम क्या था जिसने हुणों का जो भारत पर आक्रमण करने से रोका दोस्तों। हुणों पर का जो आक्रमण था, हुण एक जो बर्बर जनजाति थी दोस्तों, मध्य एशिया से आई थी, और इसका जो आक्रमण रोका था वो दोस्तों रोका था स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को दोस्तों रोका था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गुप्त वंश था इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताता हूं इसके बारे में। काकोरी ट्रेन डकैती क्या थी दोस्तों। जो हमारे गर्म दल के जो
क्रांतिकारी थे। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह थे। ये ऐसे करके कुल 10 क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और लड़ाई तेज करने के उद्देश्य से दोस्तों इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, पैसे से हम अगर हथियार नहीं खरीदेंगे तो हम अंग्रेज़ों से कैसे लड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती जो थी, उन्होंने इसको अंजाम देने का प्लान बनाया। तो ऐसे 10 लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया और जो काकोरी जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन पे इन लोगों ने इस ट्रेन से खजाने, सरकारी खजाने को, ब्रिटिश सरकारी खजाने को लूटा। और मैं आपको बता दूं कि काकोरी जो है वो लखनऊ के पास स्थित है, लखनऊ ज़िले में स्थित है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और 2 और व्यक्ति जो थे, उनको इसके लिए फांसी की, राजेंद्र लाहिड़ी और एक और व्यक्ति थे, उन चारों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी इसके लिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं दोस्तों वो किसी भी राज्य के बेहतर प्रशासन के लिए संविधान में रखे गए हैं कि हम कोई भी राज्य कैसे बेहतर प्रशासन करे, उसके डायरेक्शन के रूप में इनको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय किस जगह पे है? तो मुंबई। कैसे पहचानेंगे? दिल्ली दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की दोस्तों। तो ज़्यादातर पैसे का जो लेन देन रखा गया है वो भारत में जो है वो हमारे मुंबई में है, क्योंकि मुंबई जो है हमारी आर्थिक राजधानी है। ठीक है, राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई। आगे बढ़ते हैं। गारो खासी जयंतियाँ जनजातियाँ जो हैं ये कहाँ पर है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि ये मेघालय में है। मेघालय में ये पहाड़ियों के नाम है। गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं उनको उसी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो, एक ही बात है। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो। तो दोस्तों ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो इन्होंने ये नारा दिया था, ये स्लोगन दिया था कि वेदों की ओर लौटो। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2014-15 में आया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर जो फोक डांस दिए गए हैं, नृत्य दिए गए हैं और यहाँ पर जो है उनसे संबंधित राज्य है। मैं आपको बता दूं ओडिसी सीधा है। ओडिसी का मतलब है जैसा नाम आ से ओडिसी, ओडिसी माने ओडिशा, यानी 1 नंबर। अब दोस्तों देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो है दोस्तों तमिलनाडु से है। अब यूपी वाले क्या करते हैं? यूपी वाले कथक करते हैं, यानी 2 नंबर। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कुचिपुड़ी में। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कुचिपुड़ी, अंधा कच्ची पूड़ी खा गया। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी अंधा आंध्र प्रदेश, पूड़ी कुच्ची यानी कच्ची, पूड़ी अंधा कच्ची पूड़ी खा गया यानी आंध्र प्रदेश। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा कच्ची पूड़ी खा गया। 4 नंबर 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऐसा किस में है? 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ दोस्तों? अजंता की गुफाओं का निर्माण जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है दोस्तों। गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। कहाँ है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं।
भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि इनमें से कौन सी है? भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वो है दोस्तों ब्राह्मी। दोस्तों ब्राह्मी जो है वो सबसे प्राचीन लिपि है और इसमें जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं, कुछ शिलालेख जो अशोक के हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पास्कल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? दोस्तों पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर को हम पास्कल से भी मापते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। रॉकेट जब उड़ता है तो आपने देखा होगा कि पीछे से उसमें जो है गैस और आग निकलती है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि जो जितना बल, अगर कोई वस्तु क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो आगे की तरफ जाती है उतना ही झटका पीछे की तरफ देती है। तो जितना बल किसी वस्तु पे आगे की ओर लगता है उतना ही पीछे लगता है, या पीछे की ओर जो बल लगता है उतना ही आगे की ओर लगता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि जब रॉकेट उड़ता है तो पीछे से रॉकेट के आपने देखा होगा उसकी जो टेल होती है वहाँ से गर्म गैसें निकलती हैं और कुछ आग भी निकलती है। तो वो जो गर्म गैसों की वजह से जो उस पर दबाव पड़ता है, बल लगता है पीछे की तरफ, उतना ही और उसी अनुपात में आगे की ओर भी बल लगता है और उसको उड़ने के लिए वो जो प्रॉपर गति है वो उसको मिलती है। दोस्तों तो इसको कहेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। एसएससी 2015 में आया हुआ है दोस्तों, सॉरी 2014 में। आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? देखें दोस्तों, लोहा जो है, लोहा उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मान लीजिए किसी का घनत्व ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। मान लीजिए पानी का घनत्व, लोहे का घनत्व पानी से ज़्यादा है, तो घनत्व ज़्यादा है तो द्रव्यमान भी ज़्यादा है, यानी लोहा भारी है तो भारी चीज़ डूबेगी। तो लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण वो पानी में डूब जाती है। जबकि पारे के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है पारे के घनत्व से कम होता है, यानी पारे का घनत्व अधिक होता है। दोस्तों इसी कारण से ये कील जो है पारे में तैरती रहती है, लोहे की पानी में डूब जाती है। क्या होना चाहिए आंसर? लोहे के पारे की रासायनिक क्रिया, कोई रासायनिक क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। लोहे का भार पानी के भार से अधिक होता है, लोहे का भार पानी के भार से अधिक होता था तो पारे से कम होता है, ये गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोहे का घनत्व मेन है, भार अलग चीज है। भार होता है दोस्तों mg, वो अलग बात है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। यस, लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम। बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही मैं रखता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। हो सकता है, वही बात है, विद्या बांटने से बढ़ती है, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। और कम से कम अपने किसी एक मित्र को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़ने पर कमेंट भी करें। और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना ना भूलें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन उसी के द्वारा आपको मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं करते, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। प्लीज़ लाइक करें। चलिए एक बार फिर आपको स्वतंत्रता, जो आज हमारा गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको मैं बधाई देता हूं। आज बसंत पंचमी है, उसकी भी आपको दोबारा से बधाई देता हूं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे और आपका भविष्य उज्जवल हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।